वेलकम फ्रेंड्स, चैन गेट इकोनॉमिक क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से आपको प्रतिदिन एक नए समसामयिक महत्वपूर्ण विषय से आपको अवगत कराते हैं। तो इसी कड़ी में आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर है वो है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। मतलब भारत और यूरोपीय संघ के साथ भारत का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैन गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि अगली कोई भी वीडियो जब आप तक पहले पहुंच पाए। इतना ही नहीं, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ आप इसको पंक्चुअल होके डेली बेसिस पर इसको कवर करते रहें ताकि आपकी जो जानकारी है एक साथ अपडेट होते जाए और लास्ट टाइम में आपको एक बार इन सारे समस्याओं से दूर रहना पड़े, आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए, ये है भारत यूरोपीय संघ। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पीछे न्यूज इन शॉर्ट के माध्यम से आपको एकदम जो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक बनेंगे ना, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार संघ का। अब जानते हैं यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन में कितने देश हैं? आप कमेंट करके बताइए, अभी तत्काल कितने देश हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, आप बताएंगे इसके बारे में। तो शुरू करते हैं ये चर्चा में। ये देखिए, ये जो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता है वो अभी क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है, या हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या हमारे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसका योगदान है? क्या इससे हमारा व्यापार बैलेंस जो होता है, व्यापार संतुलन हमारे फेवर में होने वाले हैं, या इसके द्वारा हमें क्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या हमको भौगोलिक रक्षा प्रदान होने वाला है? कूटनीतिक तौर पर हम इससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इस प्रकार की तमाम चर्चा यहाँ पर होती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर चर्चा में केवल ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपको ये जानना होता है कि कोई भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्यों महत्वपूर्ण है। हाल के सब संदर्भ में आपको जानना पड़ता है कि आखिर इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों फायदेमंद है। यहाँ देखिए, कारण है इसका कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के बीच वर्चुअल वार्ता, चूंकि कोविड का समय है, कोविड के समय में भी आप जान रहे हैं जो भी सम्मेलन हो रहे हैं वो वर्चुअल मोड में हो रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौते को लेकर काफी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग शिखर सम्मेलन वार्ताओं में भी निवेश समझौते को लेकर चर्चा हुई। देखिए, अभी विश्व में जो क्या है, सभी देश जो है, जो भी देश है, वो आर्थिक जो भी उनकी क्रियाकलापें हो रही है वो वर्चुअल, कोविड के कारण वर्चुअल वार्ता के तहत वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं और उसके साथ वो फिर आगे चल रहे हैं। अभी की मजबूरी यही है कि सारे देश जो है अपने आर्थिक समस्या से निपटने के लिए अपने आप को आर्थिक रूप से एकीकरण हो पाए, उनका देश फिर से आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो पाए कि वो अपने देश की इकोनॉमी को संभाल सके। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न देशों के साथ, विभिन्न संगठनों के साथ उनकी बार बार वार्तालाप हो और उनका काम आगे बढ़ पाए। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ इन देशों के साथ भारत ने अपने वार्ता की, आर्थिक वार्ताएं की, एमओयू साइन किया। ये आपको यहाँ पर इसलिए आपको जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चर्चा का विषय इसलिए है कि इससे क्या होगा, भारत को क्या फायदा होगा। भारत को यही फायदा होने वाले हैं कि भारत अगर इसमें शामिल होता है तो इसमें क्या होगा, टैक्सेशन जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि आप किसी देश को आप एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे तो उसमें जो टैक्स होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो टैक्स लगते हैं वो टैक्स नहीं होता है। मतलब निर्बाध रूप से आवागमन होंगे। उसमें थोड़े से टैक्स में थोड़ा सा अगर उसको मॉडरेट भी कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, बचत ज़्यादा होगा और देश जो है एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक रहेंगे। इसी कारण है कि हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे देशों के साथ मिलकर करते हैं ताकि बिना रोक टोक के हम आवाजाही समारोह का कर सकें। हम चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट को हम निर्बाध रूप से एक दूसरे की जगह निर्यात और आयात कर सकें। यही देखिए, अब अगला है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता क्यों है, क्या तो मैंने बता दिया। अब क्या है ये देखिए, मई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां भारत यूरोपीय संघ शिखर बैठक होगी। देखिए, कोई भी शिखर जब सम्मेलन बैठक होता है उससे पहले प्लान बनाया जाता है कि इस शिखर सम्मेलन में भारत जो है या कोई भी देश है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके लिए पहले से ही प्लान तय होते हैं और यहाँ पर क्या है कि मई में उनकी यात्रा है, अभी से है। तो वहाँ पर जाने के बाद आखिर क्या आगे का कार्यक्रम होगा, क्या किए जाएंगे देश के हित के लिए, वो चीज़ इसकी चर्चा होगी शिखर सम्मेलन में। इसमें द्विपक्षीय कारोबार, मतलब दोनों पक्षों, जो दोनों देश है पुर्तगाल और भारत के बीच, द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ निवेश समझौतों को लेकर फिर से बातचीत शुरू होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों के बीच यह वार्ता वर्ष 2013 से स्थगित है। मतलब 13 से ये दोनों देश जो है किसी भी आर्थिक मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाए हैं, स्थगित है, कोई कारण जो भी रहा हो। लेकिन अब क्या होगा, 21 में फिर से ये संभावना बन रही है। दूसरी तरफ चीन ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ इस तरह के
एक करार पर हस्ताक्षर भी किए हैं। यह भी एक वजह है कि भारत की तरफ से तेजी दिखाई दे रही है। कहने का अर्थ है कि अगर पड़ोसी राष्ट्र किसी के साथ अगर गुट बना के व्यापार संबंधी एकता कायम कर रहा है, व्यापार में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो भारत की मजबूरी है कि भारत क्या करे, उसके लिए भी अपने प्रयास जारी रखे और तमाम देशों के साथ इनके भी संबंध अच्छे रहें। क्योंकि विदेश नीति में आप जानते हैं कोई भी देश न मित्र है न शत्रु है, समय के अनुसार समयानुकूल व्यवहार करना चाहिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब अगला क्या है, भारत यूरोपीय संघ जो है मुक्त व्यापार समझौता के बारे में थोड़ा बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपको जानिए क्या क्यों, क्या क्या बिंदु, इसमें क्या क्या बात होने वाली है। देखिए भारत को क्या फायदा है और इस जो जो भी डिबेट होंगे या जो समझौता एग्रीमेंट होगा उसमें क्या योगदान होगा भारत के लिए, भारत क्या योगदान करेगा, भारत को क्या फायदा होगा, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर वहाँ पर बातचीत होती है। देखिए भारत और यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, बीटीआईए के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है यूरोपीय संघ में जितने भी देश है और भारत जो है इन सभी के साथ, आप जानते हैं यूरोपीय संघ से अभी हाल ही में इंग्लैंड जो है ब्रिटेन अपने आपको अलग कर चुका है, फिर भी 28 देश उसमें है, संख्या और बढ़ेंगी है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कि यूरोपीय संघ के देशों के साथ हम फ्री से दोनों देशों के साथ निर्बाध रूप से हम आयात निर्यात कर सकेंगे, उसमें टैक्सेशन की कोई बात नहीं। इस समझौते पर 2007 में वार्ता शुरू हुई थी, यहाँ हुई होगी, ठीक है, हुई थी, परंतु वर्ष 2013 से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण स्वतः वार्ता क्यों, कहने का अर्थ है कि सभी देश कुछ न कुछ शर्त रखते हैं, उन शर्तों को मानना देश की अपनी आर्थिक नीति होती है, देखते हैं देश में कि हाँ अगर हम इन शर्तों के साथ हम कोई हानि होने वाला है तो शर्त वही मानते हैं। यही प्रकार कुछ न कुछ मतभेद के बिंदु रहे होंगे, उसको दूर करने का प्रयास अब हो रहा है, उस वक्त उस वार्ता में वो नहीं हो पाया। यूरोपीय संघ भारत के बड़े निर्यात साझेदारों में से एक है, मतलब भारत जो है वहाँ पर निर्यात ज़्यादा करता है। भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 10%, कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात करता है। और निर्यात करने से हमें क्या मिलेंगे, रेमिटेंसेज मिलेंगे। हम निर्यात करेंगे तो हमारा आर्थिक रूप से हम बहुत फायदेमंद रहेंगे। और निर्यात करने के साथ आपको ये भी होता है कि अन्य देशों के साथ जो भी संबंध है व्यापारिक रूप से, अगर आपका पैरेलल उनका संबंध अच्छा है तो आपसे ही संभाल लेंगे और इससे आपकी आर्थिक मजबूती आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, अब आगे बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ जो है मुक्त व्यापार समझौता, इन विवादित मुद्दे कौन कौन से, जैसे आप जानते हैं कोई भी अगर समझौता होता है तो उसमें दोनों पक्ष जो है कुछ न कुछ बिंदु पर अड़ जाते हैं। उनका कहना होता है कि इससे मुझे घाटा होने वाला है, आपको भी कहना होता है इससे हो सकता है कुछ दिक्कत हो पाई, तो उसको लेकर उस मुद्दे पर फिर से बैठक होती है, बार बार बैठकें होती रहती हैं और लास्ट में कोई ना कोई वैकल्पिक समाधान निकल आता है। इसी मुद्दे में क्या है, मुद्दा क्या है जानिए आप। यूरोपीय संघ ऑटोमोबाइल और शराब के लिए निःशुल्क भारतीय बाजार में और अधिक पहुंचाता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है या शराब जो है, वाइन जो है, उसमें हमको मुफ्त निःशुल्क भारतीय बाजार में हम पहुंच जाते हैं। साथ ही वह श्रम, पर्यावरण और सरकारी खरीद को वार्ता में शामिल करना चाहता है, इसलिए शामिल करना चाहता है कि इनसे भारत को बहुत फायदा है। लेकिन भारत क्या है, इन चीज़ों पर भारत कहता है, बार बार कह रहा है कि नहीं, हम अपने आर्थिक क्षति को तो नहीं देखेंगे, अपने अपने जो घरेलू मुद्दे हैं उसको आपके सामने नहीं रख सकते हैं, घरेलू मुद्दों को आपको सुपुर्द नहीं करने देंगे। तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे हैं जिस पर भारत ने अपनी अप्रूवल नहीं दी थी। दूसरी ओर भारत भी आसान वर्क वीजा और स्टडी वीजा नॉर्म के साथ साथ डेटा सिक्योर स्टेटस चाहता है। भारत का कहना है कि हमारे यहाँ जो स्किल लेबर है उनको आप वर्क वीजा दीजिए, फिर भी स्टडी वीजा जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ आप जाकर पढ़ सके, इसकी व्यवस्था करी जाए। साथ ही साथ डेटा सिक्योर स्टेटस, मतलब कि आप भारत के जो डेटा करें वो सिक्योर हो, किसी के साथ आप उसको ये नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, इसकी बात भारत ने की। अब आते हैं अगले, यहाँ पर अगला क्या है देखिए, यूरोपीय संघ की संरचना। अब देखिए यूरोपीय संघ में कितने देश है, कब बना, इसके बारे में हम जानने हैं। यहाँ देखिए यह कुल 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, कोई कोई देश शामिल भी होते हैं, कभी कोई देश वहाँ से निकलते रहते हैं, तो इसलिए आप इसको मान के चलिए कि जो संगठन है अभी जो है 27 देश इसमें है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके। कहने का अर्थ है कि एक ही निर्णय लिया जाएगा आर्थिक तौर पर, राजनीतिक, सामाजिक, जिससे अन्य देशों को उसमें छुटकारा मिल सके। 27 देश बैठे हैं, उसके प्रतिनिधि बैठते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, सबका अप्रूवल होता है, तभी कोई ना कोई निर्णय पर पहुंचते हैं। विभिन्न देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो, इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसका गठन मॉस्ट्रिच संधि, इसको याद रखिएगा, के तहत वर्ष 1993 में 1993 में हुआ था। गौरतलब है कि इसके 19 देश यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा का उपयोग करते हैं। इसमें 27 में से 19 देश हैं वो यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा मानते हैं, जबकि शेष देशों की अपनी अलग अलग मुद्राएं हैं। कहने का अर्थ है कि जो अभी भी 27 में जो 19 देश है वो कॉमन मुद्रा उनका क्या है, यूरो है। ठीक है,
अब यूरोपीय संघ को थोड़ा सा देख लीजिए, ये देखिए ये जो यूरोपीय संघ आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो देश हैं ये सब यूरोपीय संघ के देश हैं। और इसमें क्या होता है, इन सभी देशों का कुछ ना कुछ जो भी इनका एग्रीमेंट होता है वो एक साथ होता है, मतलब एक मंच पर इनके अधिकारी बैठते हैं, इनके प्रतिनिधि बैठते हैं और कुछ निर्णय लेते हैं, चाहे राजनीतिक निर्णय हो, चाहे आर्थिक तौर पर कोई भी निर्णय लेना हो, सामाजिक तौर पर लेना हो, विदेश नीति हो, इन सब में बैठ के इनका एक पक्ष होता है, निर्णय लिया जाता है, उसके अनुसार ही फिर अन्य देशों के साथ गठबंधन करते हैं या समझौता करते हैं, इनका अप्रूवल होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यूरोपियन के देश कौन है, यूरोपियन देख रहे हैं, इंडिया से उसको मिला लिए। अब समझौता में क्या होता है कि व्यापार में क्या करेंगे, या तो आप जल मार्ग से व्यापार करेंगे या स्थल मार्ग से करेंगे। तो आप जरूर समझिएगा, जब भी कोई समझौता होता है, आर्थिक समझौता, तो उनमें बहुत सारे पक्षों को बैठ के सॉल्व किया जाता है। कुछ मुद्दे सबके साथ बने होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर सहमति नहीं बन पाती है, तो उनको भी बीच का मार्ग कुछ निकाला जाता है और इस प्रकार के एक एमओयू साइन होती है। और ये लगभग जैसे आप एग्रीमेंट करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो एक लीगल एग्रीमेंट होता है, उस प्रकार ये समझौता में एमओयू पर जब फॉर्मल जब हो गया, जब फॉर्मल वे में इसको साइन हो गया, आधिकारिक तौर पर जब संगठन बन गया या नियम बनाए गए, तब उनको फॉलो होता है और उनके साथ नियम तय होते हैं। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए प्रश्न है, इसी सेशन से प्रश्न है, थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दिया हुआ तो जरूर कर पाएंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, यूरोपीय यूनियन का गठन वार्षिकगठन संधि के तहत 1983 में हुआ था, पहला। दूसरा है, इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 27 है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है बताना है आपको, बहुत ईजी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। आपके पास 10 सेकेंड है। दोस्तों ऐसा मान के चलता हूँ कि आपने जरूर कर दिया होगा, क्योंकि आप इतना होशियार तो जरूर है। तो आप बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा केवल दो। केवल दो क्यों सही होगा आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको बताया था अभी कि जो वाशिंगटन संधि के तहत नहीं, मतलब किसके संधि के तहत हुई थी। आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप जरूर बता देंगे कि यहाँ किस संधि के तहत जुड़े हुए। देखिए मॉस्ट्रिच संधि है, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के डाला आपके लिए कि आप इस पर फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये तो सही है, ये दूसरा ये सही है क्योंकि 27 देश है। हाँ, ये बात जानिए, कभी कभी डेटा बढ़ेंगे, देशों की संख्या बढ़ती घटती रहती है, इसमें परेशानी होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर आपने कर दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इससे भली भांति अवगत हो गए होंगे। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रश्न आता है तो एक बेसिक रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे या तो कुछ डायनेमिक रहेंगे, तो इसका ध्यान रख के आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए प्रश्न जरूर पूछेंगे हमसे। मैं इसका इंतजार करता हूँ कि कोई स्टूडेंट, कोई अभ्यर्थी कमेंट जरूर करे। दोस्तों इसके साथ एक कार्यक्रम आज का जो ये टॉपिक है वो खत्म हुआ, फिर कल नई टॉपिक के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होने वाला हूँ। इससे पहले आप जाने से पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाए, चैनल आइए टाइप करें, फिर उसके बाद उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ जिनकी पहुंच नहीं है यहाँ तक, चैनल के इस चैनल तक, उनको जरूर बताएं, उनके बारे में उनको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसी साथ एक कार्यक्रम खत्म करता हूँ, फिर मिलूंगा आपके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और कोविड है भी, इसका आप विशेष ख्याल रखें, घर में रहें, ऑनलाइन क्लास का मजा लें और खासकर चैनल पर सारी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, इसका ध्यान रखें, आप घर पर रह के तैयारी करें। ठीक है दोस्तों, इसी साथ कार्यक्रम समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर कुछ नई महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओके।